बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने एवेपोरेशन को पढ़ा और एवेपोरेशन के ऊपर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को पढ़ा। तो इस टॉपिक का ताल्लुक भी जो है वो एवेपोरेशन से है। तो सबसे पहले एवेपोरेशन जो है वो होती क्या है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर हमारे पास किसी कंटेनर में कोई लिक्विड हो, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर जो है ये एक लिक्विड है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहते होते हैं हर टेम्परेचर पर ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। उनके दरमियान मूवमेंट जो है वो हमेशा वो रहती है। तो इसी मूवमेंट के दौरानिए में वो आपस में टकराते हैं और इनके दरमियान जो कोलिजन होती है वो चार किस्म की हो सकती है। इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, ग्लेंसिंग कोलिजन एंड राइट एंगल कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स की टकराने से पहले और टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है वो सेम रहता है। जबकि इनइलास्टिक कोलिजन में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन डिफरेंट होता है। ग्लेंसिंग कोलिजन में मॉलिक्यूल्स जो हैं टकराने के बाद कुछ एंगल से डेविएट हो जाते हैं। राइट एंगल कोलिजन में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आमने सामने से टकराते हैं। तो इन नंबर ऑफ़ कोलिजन्स की वजह से हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल से मुख्तलिफ हो जाती है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब एक मॉलिक्यूल यहाँ पे आया सतह के पास, तो पिछला मॉलिक्यूल उससे टकराए और अपनी एनर्जी और मोमेंटम उस मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर दे। ये मॉलिक्यूल खुद रुक जाएगा लेकिन ये मॉलिक्यूल एनर्जी हासिल करके बाहर निकल जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे सूरत हाल बनी कि एक मॉलिक्यूल ने यहाँ से ग्लेंसिंग कोलिजन की, ये वाला मॉलिक्यूल इधर को आ जाएगा और ये इधर को निकल जाएगा। तो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है वो सरफेस से निकल जाते हैं। ठीक है, वो सरफेस से निकलते रहती हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स का सरफेस से निकलना, वेपर्स में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस कहलाता है एवेपोरेशन। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जो हैं बीच में से जो निकल रहे हैं उनका निकलना क्या कहलाएगा? एवेपोरेशन कहलाएगा। एवेपोरेशन जैसा कि हमने पढ़ा, कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड फेज इनटू अ वेपर फेज। अच्छा, अगर आपने सिस्टम को क्लोज़ किया हुआ है, ऊपर से बंद किया हुआ है, तो जो भी मॉलिक्यूल्स या वेपर्स निकलेंगे वो लिक्विड की सतह के ऊपर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। जब वो इकट्ठे होंगे तो उनमें से चंद एक मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो लिक्विड की सरफेस के साथ टकराएंगे और दोबारा लिक्विड का हिस्सा बन जाएंगे। उनका दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना ये कहलाता है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या हो गया? कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड वेपर्स इनटू लिक्विड अगेन। कि जब वो वेपर्स लिक्विड की सरफेस से टकराएंगे वो दोबारा किसका हिस्सा बन जाएंगे? लिक्विड का हिस्सा बन जाएंगे। ये जो रीकैप्चरिंग है वेपर्स की बाय अ लिक्विड सरफेस, इट इज़ सेड टू बी अ कंडेंसेशन। इसको ऐसे लिखेंगे कि रीकैप्चरिंग
ऑफ वेपर्स बाई लिक्विड सरफेस, कि लिक्विड की सरफेस का उन वेपर्स को दोबारा कैप्चर करना ये कहलाता है कंडेंसेशन कहलाता है। तो एट द सेम टाइम दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, एवेपोरेशन भी और कंडेंसेशन भी, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इसको मैंने रिवर्सिबल लिखा कि मान ली को निकलते भी रहेंगे, उसमें इन भी जो है वो होते रहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक स्टेज ऐसी आती है कि जब रेट ऑफ एवेपोरेशन बराबर हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, यानी कि जितने वेपर्स जो हैं वो निकल रहे हैं लिक्विड की सरफेस से, उतने ही वेपर्स दोबारा इंटर हो रहे होते हैं। उस स्टेट को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इन द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो बराबर हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। जब जितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो निकल रहे हैं लिक्विड की सरफेस से, उतने ही मॉलिक्यूल्स या वेपर्स इन हो रहे होते हैं। उस स्टेट को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो उस डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जो लिक्विड के वेपर्स हैं वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जब वो री इंटर होते हैं इनटू अ लिक्विड अगेन, तो वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। उस प्रेशर को हम कहते हैं क्या? वेपर प्रेशर। ठीक हो गया। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया कि फोर्स एक्सर्टेड बाई वेपर्स ऑन लिक्विड सरफेस in the state of dynamic equilibrium, state of dynamic equilibrium। कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट पर जो लिक्विड के वेपर्स फोर्स एक्सर्ट करते हैं ऑन द लिक्विड सरफेस, इट इज सेड टू बी अ वेपर प्रेशर। उसको हम वेपर प्रेशर कहेंगे। अगर हम बात करें वेपर प्रेशर के ऊपर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की, तो सबसे पहले मैं करूंगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जितना हम बढ़ाएंगे, लिक्विड का टेम्परेचर जितना हम बढ़ाएंगे, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो जितना रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, वेपर्स जो हैं वो लिक्विड की सरफेस पे ज़्यादा इकट्ठे होंगे और उतना ही ज़्यादा जो है वो वेपर प्रेशर जो है वो हो जाएगा। तो हम यूँ कहेंगे कि जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि किसी भी लिक्विड का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर जो है वेपर प्रेशर और होगा, और उसके बाद अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो वेपर प्रेशर जो है वो और हो जाएगा। और अगर जो है हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर देते हैं उस लिक्विड का, तो वेपर प्रेशर जो है वो और हो जाएगा। ठीक है। तो वेपर प्रेशर इज़ दी टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू, कि टेम्परेचर की वेरिएशन से वेपर प्रेशर जो है वो वेरी हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। दूसरा हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा होंगी किसी भी लिक्विड के अंदर, उतना ही वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। उसकी वजह क्या है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा हैं तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो कम हो जाएगा। जब रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा, वेपर्स कम इकट्ठे होंगे लिक्विड की सरफेस के ऊपर, उतना ही रेट ऑफ एवेपोरेशन के कम होने से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? वो भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ
कि a molecule having a stronger attractive forces have a very less वेपर प्रेशर। जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी, वेपर प्रेशर उतना ही वो कम होगा, और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होंगी, वेपर प्रेशर जो है वो उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया। और तीसरा हो गया इसका नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मसलन एक मॉलिक्यूल ऑयल है, मसलन आप जो है वो सरसों का जो है वो तेल देख लें, वो नॉन पोलर है लेकिन रेट ऑफ एवेपोरेशन कम है उसका। उसकी वजह क्या है कि उसके मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर है। यानी कि अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बड़ा है, चाहे वो नॉन पोलर ही क्यों ना हो, उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो क्या होगा, वो कम होगा। यानी कि अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा, अगर मॉलिक्यूलर मास जो है वो कम है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो वेपर प्रेशर के ऊपर अफेक्ट करते ही नहीं है, मसलन अमाउंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो जितनी अमाउंट ऑफ लिक्विड आप बढ़ाते जाएं उसका रेट और वेपर प्रेशर के ऊपर कोई भी अफेक्ट जो है वो नहीं होगा। वजह आपको बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर and surface area of the liquid, these values have a no effect on vapor pressure। इन values का vapor pressure के ऊपर कोई भी effect नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि इन चीज़ों के बढ़ने से, amount of liquid, volume of container और surface area के बढ़ने से rate of condensation भी बढ़ जाता है। इसलिए इन values का, इन factors का वेपर प्रेशर के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होता। ठीक हो गया। और उसके बाद ही वेपर प्रेशर क्या हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम की स्टेट में, डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में जो लिक्विड के वेपर्स लिक्विड की सतह के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, द स्टेट ऑफ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो प्रेशर जो होगा उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।